ये सच्ची घटना बैंक में हुई हिस्ट्री की वो सबसे बड़ी चोरी की है जिस बैंक को अपने बैंक लॉकर के दरवाजे पे इतना यकीन था कि उन्होंने लॉकर रूम में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगवाया था। यकीन हो भी क्यों ना, आखिरकार अनब्रेकेबल कहे जाने वाले इस लॉकर की दीवारों में लोहा तो लगाया ही गया था, यहाँ तक कि इसका दरवाज़ा भी 20 टन भारी था जो कोई भी नहीं तोड़ सकता था। यही वजह थी कि ये बैंक वॉल्ट पूरे फ्रांस में सबसे सिक्योर्ड माना जाता था। इसी भरोसे की वजह से ज़्यादातर लोग अपनी ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स और कैश इसी बैंक के लॉकर में आंख बंद करके रखते थे। पर उनका भरोसा तो तब टूटा जब चोर पूरे 27 घंटों तक बैंक की तिजोरी को लूटते रहे। तारीख 29 जुलाई 1976, जगह फ्रांस का एक शहर नीस। सोमवार को सुबह के 9 बजे का समय था। सोसाइटी जनरल बैंक में स्टाफ मेंबर्स धीरे धीरे पहुंचने लगे थे। बैंक का मेन गेट तो आसानी से खुल जाता है, लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब रूटीन के मुताबिक बैंक का स्टाफ बैंक के लॉकर को खोलने जाता है। इतने मजबूत दरवाजे के कॉम्प्लिकेटेड लॉक कॉम्बिनेशन को जब लगाया गया तो वो फिर भी नहीं खुला। ऐसा नहीं था कि स्टाफ मेंबर्स को पहली बार इस लॉकर को खोलने में दिक्कत आ रही थी। पहले भी कई बार इस लॉकर को खोलने में परेशानी आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का लॉक कई बार जाम हो जाता था, जिसे वोल्ट बनाने वाली कंपनी आकर खोल दिया करती थी। कई कोशिशें करने के बाद भी जब बैंक के कर्मचारियों से दरवाजे का लॉक नहीं खुला तो वोल्ट बनाने वाली कंपनी को बुलाया गया। आधे घंटे में ही कंपनी के एक्सपर्ट्स लॉक खोलने बैंक में पहुंच जाते हैं। लॉक खोलने की पूरी जी जान से कोशिश करने के बाद जब एक्सपर्ट से भी लॉक नहीं खुल पाया तो उन्हें पता चला कि बैंक का लॉक तो ठीक से काम कर रहा है, पर यह दरवाज़ा ही किसी वजह से अटका हुआ है। वॉल्ट का दरवाज़ा ना खुलने की वजह से बैंक का ट्रांजैक्शन तो रुक ही चुका था, इसके अलावा बैंक में ग्राहकों की भीड़ भी जमा होने लगी थी। कस्टमर्स को कोई बता भी नहीं रहा था कि आखिर उन्हें इतना इंतज़ार क्यों कराया जा रहा है, और अब तो बैंक की रेपुटेशन का भी सवाल आ गया था। इतने बड़े बैंक में जब दोपहर तक भी तिजोरी का दरवाज़ा नहीं खुल पाया तो एक्सपर्ट्स ने तिजोरी की दीवार पे ड्रिल करने का फैसला लिया, ताकि दीवार पर सुराख करके अंदर देखा जाए कि दरवाजे में ऐसा क्या फंसा हुआ है। तिजोरी के दरवाजे पर किसी भी तरह का कोई स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा था, जिससे ये साबित हो कि दरवाजे को ज़बरदस्ती तोड़ने या खोलने की कोशिश की गई हो। यहाँ तक कि चारों तरफ की दीवार भी एकदम सही सलामत थी। बिना किसी देरी किए ड्रिल करके दीवार में छेद करने का काम शुरू कर दिया गया। जैसे ही दीवार में छेद से अंदर झांका जाता है, वैसे ही सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्होंने देखा कि तिजोरी के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्ड करके बंद कर रखा था। अंदर के इस नज़ारे को देखकर इस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ ये एक ही रास्ता था। इसके अंदर घुसने के लिए कोई खिड़की और रोशनदान भी नहीं था जिसे तोड़कर अंदर घुसा जाए। ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी और उनके पास अब दीवार तोड़कर अंदर घुसने के अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं बचा था। इस लोहे की दीवार को तोड़ना इतना आसान काम नहीं था, और इसको तोड़ने के लिए हैवी मशीन्स के साथ साथ काफ़ी समय भी लगने वाला था। फिर भी कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार दीवार में इतना सुराख हो गया कि एक बार में एक इंसान इसमें से अंदर घुस सके। जब अंदर जाया गया तो सामने जो नज़ारा था उसने सभी के होश उड़ा दिए। बैंक की तिजोरी लुट चुकी थी। करीब 4000 सेफ लॉक्स में से 400 सेफ बॉक्स टूट चुके थे, जिनमें से गोल्ड बिस्किट, कैश, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और भी कई कीमती सामान गायब थे, जिसकी कीमत लगभग $20 मिलियन थी, जो इंडियन रुपीज़ में करीब 900 करोड़ रुपए हुई। इन सब के बीच सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ की दीवार पर स्प्रे के पेंट से फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ शब्द लिखे थे, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, बिना हथियार के, बिना किसी नफ़रत के और बिना किसी वायलेंस के। वहाँ मौजूद लोगों का दिमाग वैसे ही ये सब देख के घूम रहा था। इन सभी के बीच
वॉल्ट की ज़मीन में एक लंबी सुरंग बनी हुई दिखाई देती है। अब पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। जो सुरंग चोरों द्वारा खोदा गया था वो शहर के सबसे बड़े सीवरेज लाइन में निकल रहा था। इस सुरंग में ही पुलिस को काफ़ी सारे सबूत भी मिले। सुरंग को खोदने के लिए काफ़ी सारे औजारों का इस्तेमाल किया गया जो वहीं सुरंग में ही मौजूद थे, जैसे 27 गैस सिलेंडर जिसे वेल्डिंग और कटिंग मशीन चलाने के लिए काम में लिया गया था, 1 किलोमीटर लंबी केबल और सुरंग में वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन भी पाया गया। पुलिस को ये सब सबूत तो मिल गए थे, पर अब जो पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो था चोरों तक कैसे भी करके पहुंचना। आखिरकार ये शहर की सबसे बड़ी चोरी थी। इस चोरी से बैंक का नाम तो मिट्टी में मिल ही चुका था, साथ ही ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। फ्रांस के हर न्यूज़पेपर में बस इस चोरी की ही चर्चा हो रही थी। चोर को जल्दी ही ढूंढ निकालने के लिए पुलिस पर भयंकर प्रेशर होने के साथ साथ चोरों तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच चोरों की खबर देने वाले इंसान को $1,00,000 का इनाम भी घोषित किया गया। इन्वेस्टिगेशन करते करते 3 महीने गुजर चुके थे। अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत इम्पोर्टेंट लीड मिली। डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर खुद की ही गर्लफ्रेंड के टिप पर पकड़ में आ चुका था। पहले तो उसने कुछ नहीं कबूला, पर पुलिस ने उस पर थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो उसने सब कुछ उगल दिया और पूरी गैंग का नाम ले डाला। पुलिस ने जब इस गैंग के बारे में छानबीन करी तो पता चला कि ये गैंग तो सिर्फ छोटी मोटी चोरी के लिए ही जानी जाती है और इतनी शातिर तरीके से की गई चोरी इस गैंग का काम नहीं लग रहा था। पुलिस ने जब गैंग मेंबर्स से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो एक मेंबर ने कबूल लिया कि इस चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। इस मास्टरमाइंड का नाम था एल्बर्ट स्पैगियारी, जो बाय प्रोफेशन एक फ़ोटोग्राफ़र था। जब पुलिस इस आदमी तक पहुंची और इसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया तो ये आदमी कहीं से भी चोर नज़र नहीं आ रहा था। एक सीधा साधा दिखने वाला रिजर्व्ड नेचर का आदमी जो फोटोग्राफी का काम किया करता था। इसके जानने वालों से भी जब पूछताछ करी तो उन्होंने भी इसके बारे में यही बताया कि ये तो बहुत ही सिंपल इंसान है जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। पर जब इस आदमी ने पूछताछ में ये कबूल कर लिया कि इस चोरी के पीछे इसी का हाथ है तो पुलिस वालों का शक भी यकीन में बदल गया। वैसे तो चोर पकड़ा गया था, फिर भी ये चोरी कैसे की गई ये जानने के लिए पुलिस भी बेकरार थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इस बैंक में अपना लॉकर खुलवाया और इसी बहाने से वॉल्ट में आता जाता रहता और वहाँ की फ़ोटोज़ कैप्चर करता। फिर उसने अपने खुद के लॉकर में एक अलार्म रखा जिसका अलार्म उसने रात के टाइम पे सेट किया। अलार्म बजने से भी जब कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजा, ना किसी सिक्योरिटी पर्सनल ने उसमें आके चेक किया, तो एल्बर्ट को इस बात की तो कंफर्मेशन मिल गई कि वॉल्ट में किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। इसके बाद वो सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और जुगाड़ करके शहर का नक्शा निकलवा लिया, जिससे उसे ये पता चल सके कि शहर में ऐसा कौन सा सीवरेज लाइन है जो बैंक के सबसे नज़दीक है। इस मैप की मदद से उसे पता चला कि इस सीवरेज से 26 फुट के टनल खोदने पर वो डायरेक्ट बैंक के वॉल्ट में पहुंचता है। अब क्योंकि ये काम काफ़ी ज़्यादा मेहनत का था, ऐसे में उसके अकेले के बस की ये नहीं थी, उसको और भी ज़्यादा लेबर की इसमें ज़रूरत थी। उसने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया ताकि वो गैंगस्टर अपने आदमियों को इस काम में लगा दे। टनल को खोदने में पूरे 2 महीने लग गए, क्योंकि ये काम बहुत ही सावधानी से और सिर्फ रात के समय किया जाना था, जिससे ना तो बैंक में ना ही सीवेज के आसपास के एरिया में किसी भी तरह की कोई आवाज़ सुनाई दे। तमाम कोशिशें करने के बाद 18 जुलाई सैटरडे की रात को वो वोल्ट में घुस गए और संडे के दिन को मिलाकर पूरे 27 घंटे तक इन्होंने बिना किसी डिस्टर्बेंस और डर के सुकून से चोरी करी। चोरी इतनी आराम से की गई थी कि चोरों ने लंच भी वहीं वोल्ट में किया और डिनर भी, और जाते जाते दीवार पर चंद शब्द भी लिख कर चले गए। पुलिस ने एल्बर्ट को जब कोर्ट में पेश किया तो जज के सामने भी उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसने इंट्रोगेशन के दौरान
खुद के मास्टर प्लान की डिटेल्स, सिटी का नक्शा तो दिया ही था, साथ ही लूटे हुए अमाउंट की डिटेल्स एक कोड वर्ड में लिखी थी। उसका कहना था कि ये कोड वर्ड वो सिर्फ जज को ही पढ़ने के लिए देगा। इस कोड वर्ड को पढ़ने के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने रूम में बुलाया। एल्बर्ट ने कोड वर्ड जज के हाथ में थमा दिया। जज ने उस कोड वर्ड को समझना भी शुरू ही किया था कि एल्बर्ट ने बिना देरी किए रूम की खिड़की से छलांग लगा दी। खिड़की के नीचे एक कार खड़ी थी। एल्बर्ट उस कार के रूफ पे गिरा और फौरन खड़ा होकर उस बाइक पे जा बैठा जो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। फ्रांस पुलिस की पूरी कोशिश के बावजूद भी एल्बर्ट पकड़ में नहीं आ सका। कई सालों बाद उसका एक इंटरव्यू इटली के एक टीवी प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें उसने कहा कि 12 साल की उम्र से ही मुझे खजानों का बहुत शौक़ हुआ करता था और ये शौक़ मैंने इस मनी हीस्ट से पूरा किया। इस इंटरव्यू के ज़रिए एल्बर्ट ने फ्रांस की पुलिस के भी मज़े ले लिए। इसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया ये एक मिस्ट्री थी, लेकिन 1989 में उसकी डेथ हो गई। ये बात उसकी माँ ने कबूल करी। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।